नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ब्राइट एग्रो क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं आपके हॉर्टिकल्चर की। और हॉर्टिकल्चर में क्योंकि आपके दो कोर्स चल रहे हैं, ठीक है। एक तो हमने पहले ही स्टार्ट कर रखा है, ठीक है। उसमें हमने जो है मुख्य रूप से हम बातें कर रहे हैं कि ऑर्नामेंटल क्रॉप्स क्या है, मेडिसिनल प्लांट क्या है, ठीक है, वो वहां तक की बातें हैं। इसके अलावा एक और कोर्स है जिसमें हम बातें करने वाले हैं मुख्य रूप से आपके जो फ्रूट क्रॉप्स है उनकी बात और प्लांटेशन क्रॉप्स की बात, ठीक है। ये दो चर्चाएं हम यहाँ पर करेंगे, ठीक है। जनरली हम ये कहें तो फ्रूट क्रॉप को क्योंकि हम पोमोलॉजी कहते हैं, ठीक है, फ्रूट्स का जो स्टडी होती है उसको हम पोमोलॉजी कहते हैं, फल विज्ञान, तो उसका पार्ट है। और साथ में प्लांटेशन क्रॉप्स जैसे कि आपके चाय हो गई, इसके अलावा हम ये कहते हैं कि आपके कॉफी हो गई, इन प्लांटेशन क्रॉप्स की भी हम बात करेंगे, ठीक है। ये आपका मेजर जो है इसमें रहने वाला है। हमारी पहली क्लास है तो हम स्टार्टिंग से चीजें, क्योंकि पहली क्लास में जो है किसी भी सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस हम सीखते हैं कि इस सब्जेक्ट को हम क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर हम दो चर्चाएं करने वाले हैं। एक तो कि फ्रूट्स क्या होते हैं, ठीक है, और फ्रूट्स का अध्ययन करना क्यों जरूरी है, या आज के जो टाइम है उसमें इसकी इकोनॉमिक वैल्यू क्या है, ठीक है, वो चीज देखेंगे। और दूसरा है आपका प्लांटेशन क्रॉप्स, ठीक है। तो प्लांटेशन क्रॉप्स के लिए भी हम वही चीज देखेंगे कि इसका इंपॉर्टेंस और स्कोप क्या है, ठीक है। और साथ में एक चीज और दे रखी है जो कि आपके इंपॉर्टेंट होती है हॉर्टिकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे कि जिसको हम कहते हैं रूट स्टॉक, ठीक है। तो इंपॉर्टेंस ऑफ रूट स्टॉक ये भी इसमें दे रखा है, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ रूट स्टॉक, यदि जो विद्यार्थी रूट स्टॉक को नहीं जानते हैं उनके लिए मैं थोड़ा सा बता देता हूं आपको। देखो, रूट स्टॉक क्या होता है, इस चीज को समझो। आपने ग्राफ्टिंग का नाम सुना है? जी सर सुना है। क्या होती है? तो हम ये कहते हैं कि एक प्लांट का हम क्या लेते हैं, नीचे वाला भाग जिसको हम मुख्य रूप से जड़ वाला भाग बोलते हैं, ठीक है, वो लेते हैं, और दूसरे प्लांट की हम साइन के तौर पे, ठीक है, कोई ग्राफ्ट लेते हैं, कोई कलिका लेते हैं, और उसको उस प्लांट पे हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, ठीक है। यानी कि दोनों अलग अलग प्लांट होते हैं और उनको हम एक जगह क्या करते हैं, असेंबल करते हैं, जोड़ देते हैं, ठीक है। उसकी अलग अलग प्रोसेस होती है, उन पे हम नहीं जाएंगे। लेकिन बेसिकली जो आप नीचे वाला फॉर्मेशन वाला ये भाग ले रहे हो, ठीक है, मान लो ये जड़ वाला भाग है, तो इस जड़ वाले भाग को हम रूट स्टॉक कहते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं दोस्तों? रूट स्टॉक कहते हैं। और जहां पर हम ये कलिका लगाते हैं ऊपर, मान लो यहां से हमने जोड़कर क्या लगा दी, एक अलग कलिका लगा दी, तो इसको हम साइन कहते हैं। क्या बोलते हैं? साइन, ठीक है। तो ये साइन होती है, ये रूट स्टॉक होता है। दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है। लेकिन इस टॉपिक में रूट स्टॉक की बात कर रखी है कि रूट स्टॉक होता क्या है, ठीक है, और रूट स्टॉक का इंपॉर्टेंस क्या है। जब हम रूट स्टॉक लेते हैं किसी भी पौधे का तो उसका फायदा क्या होता है, ठीक है। भाई एक ही प्लांट उगाकर उसी पे हम ग्रो करवा ले, ऐसे इधर उधर तोड़ तोड़ के क्यों लगा रहे हैं, ठीक है। तो उसका हम इंपॉर्टेंस समझेंगे कि इसका क्या इंपॉर्टेंस है। ये चर्चाएं हम इस जो क्लास है इसमें करने वाले हैं। देखो, फ्रूट्स के बारे में मैं यहां से स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले यदि हॉर्टिकल्चर में हम ये मान के चले कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा है, तो वो फ्रूट या पोमोलॉजी ही है, ठीक है। हॉर्टिकल्चर को हम जानते ही इस नाम से ही हैं कि वहां पर तो क्या होता है, फलों की खेती होती है, ठीक है, मेनली। उसके बाद में वेजिटेबल्स आ जाती है, उसके बाद में मेडिसिनल प्लांट भी आते हैं, जो आपके सजावट वाले पौधे हैं वो भी आ जाते हैं, और जो आपके ये प्लांटेशन क्रॉप्स है ये भी आ जाती है। लेकिन मेनली हम क्या जानते हैं कि पोमोलॉजी या जो हॉर्टिकल्चर में मेन पार्ट है वो कौन सा है, फ्रूट का प्रोडक्शन करना ही एक मेन पार्ट है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखोगे। तो इसमें क्या होता है, यदि हम इंपॉर्टेंस की बात करें तो जो फ्रूट्स होते हैं वो हमें क्या क्या देते हैं, ठीक है। अब फ्रूट्स के लिए हम ये कहते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट तो ये है कि फ्रूट्स हमें न्यूट्रिएंट्स देते हैं, जो कि ना तो अनाज वाली फसलें कंप्लीट कर पाती है और ना ही आपके वेजिटेबल्स कंप्लीट कर पाती है, ठीक है। उस प्रकार के न्यूट्रिएंट देने का काम किसका होता है, फ्रूट्स का होता है। तभी तो हम एसेंशियल मानते हैं उनको, और हम ये कहते हैं कि 100 से लेकर 150 ग्राम फ्रूट्स तो रोजाना खाने ही चाहिए पर कैंडिडेट के हिसाब से, ठीक है। तो वो क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसका इंपॉर्टेंस होता है
और वो भी किस में होता है, न्यूट्रिएंट्स में। ठीक है, कई प्रकार के न्यूट्रिएंट्स हो गए जिनमें आपके मिनरल्स होते हैं, ठीक है, विटामिन्स होते हैं, ये क्या होते हैं, ये आपके फ्रूट से मिलते हैं। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, फ्रूट्स की जब हम खेती करते हैं तो उसमें रोजगार काफी ज्यादा जनरेट होता है। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। इसका मतलब ये एम्प्लॉयमेंट देने में भी अपना रोल अदा करते हैं। और हॉर्टिकल्चर की यही क्रॉप नहीं, और भी बहुत सारी क्रॉप्स है जो कि क्या करती है, अच्छा एम्प्लॉयमेंट देती है। ठीक है, क्या देती है, अच्छा एम्प्लॉयमेंट, या हम कह सकते हैं कि अच्छा रोजगार प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, क्योंकि इनका तोड़ना भी होती है, इनकी प्रोसेसिंग भी होती है, पेड़ पौधों की कटाई भी होती है, इनमें हम इरिगेशन भी करना होता है, जो फर्टिलाइजर है, जो दवाइयां हैं वो भी देनी होती है। तो इतने कामों के लिए जो है काफी ज्यादा लेबर की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो जहां पर लेबर की आवश्यकता है वहां एम्प्लॉयमेंट ऑटोमेटिक ही जनरेट हो रहा है। तो एम्प्लॉयमेंट की दृष्टि से भी आपके फ्रूट्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके बाद में आ जाते हैं हम इनकी इकोनॉमिक वैल्यू। ठीक है, यानी कि ये क्या करते हैं, इकोनॉमिक वैल्यू होती है। अब इकोनॉमिक वैल्यू होती है तो जैसे हम ये कहते हैं कई प्रकार के फ्रूट्स हम एक्सपोर्ट करते हैं, और मुख्य रूप से तो मैंगो भारत से बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट किया जाता है। ठीक है, क्योंकि बाहर के लोग जो है मैंगो, क्योंकि ये ट्रॉपिकल है, जो मैंगो होता है वो आपका ट्रॉपिकल क्लाइमेट का फ्रूट है, और ये यूरोप में नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि यूरोप में हो कैसे सकता है, वहां पर तो बहुत ठंड है, और ठंडे इलाकों में तो ये होता ही नहीं है। तो ये कहाँ हो रहा है, ये आपके ट्रॉपिकल एरियाज होते हैं जहां पर उष्ण जो गर्मी का एरिया होता है, बारिश भी टाइम टू टाइम होती रहती है, उस एरिया में ये ज्यादातर होते हैं। तो यहां से क्या करते हैं, हम आम को क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं और एक मोटा पैसा जनरेट करते हैं। ठीक है, आपने सुना भी होगा, जो ये है रिलायंस कंपनी है। ठीक है, तो रिलायंस ने अपनी इंडस्ट्री लगाई थी जामनगर में। ठीक है, कौन सी, ये जो रिफाइनरी जिसको हम कहते हैं ना, कच्चा ऑयल आता है उसको जो है रिफाइन करके हम पेट्रोल डीजल ये बनाते हैं, तो जी रिफाइनरी लगाई थी। तो गवर्नमेंट का ये रूल होता है कि जहां पर भी आप रिफाइनरी लगा रहे हो तो उसके आसपास में, क्योंकि आप पोल्यूशन क्रिएट करोगी। ठीक है भाई, रिफाइनरी से काफी ज्यादा पोल्यूशन होगा, तो इस पोल्यूशन की बजाय आप ऐसा करना कि मान लो 100 एकड़ में 200 एकड़ में पेड़ पौधे लगा देना। ठीक है, जिससे क्या हो जाएगा, जिससे आपके जो है जो कार्बन निकलेगा उसका वापस से क्या हो जाएगा, रीयूज हो जाएगा, या वो कार्बन जो है इतना पोल्यूशन नहीं करेगा। अब ये करना तो था, ठीक है भाई, लगाना तो पड़ेगा ही, सरकार का रूल है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जगह ली, और जगह लेकर वहां पर इन्होंने आम लगा दिए। ठीक है, थोड़ा सा दूर लगाया, ऐसा नहीं है बिल्कुल पास में ही लगा दिया, लेकिन क्योंकि जो है मतलब 100 हेक्टेयर इस एरिया में लगाना था, काफी बड़ा एरिया होता है, तो उसमें इन्होंने क्या कर दिया, आम के अलग अलग वेराइटीज, जो काफी इंपॉर्टेंट वेराइटीज होती है, अच्छी वाली, अच्छी क्वालिटी वाली जो वेराइटीज है वो लगाई, और आज जो है ये काफी ज्यादा पैसा कमाते हैं उनको एक्सपोर्ट करके। ठीक है, तो एक तो प्रदूषण कम हो गया, और दूसरा एक्सपोर्ट से पैसे आ गए, तो वो खर्च भी बच गया। तो ये चीज है, जो लगाना था तो पेड़ पौधे और लगाते, ठीक है, तो और लगाते तो वो खड़े खड़े रहते, किसी काम के नहीं थे, लेकिन ये जो है कार्बन को भी यूज कर रहे हैं, प्रदूषण भी कम कर रहे हैं, और साथ में पैसा भी जनरेट हो रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार की जो चीजें होती है ये आपके इकोनॉमिक वैल्यू जनरेट करती है। क्या करती है, इकोनॉमिक वैल्यू जनरेट करती है, ये चीज आपको ध्यान रखना। इसके बाद में आगे आ जाते हैं, और आगे हम बात करते हैं कि और क्या क्या होता है फ्रूट से। तो फ्रूट से न्यूट्रिएंट्स ये तो दे ही रहे हैं, एनर्जी तो अच्छी मात्रा में देते ही हैं, इसके साथ में ही ये वैल्यू एडिशन में काम में आते हैं। वैल्यू एडिशन का मतलब क्या होता है, या प्रोसेसिंग हम बोल सकते हैं, वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन का सीधा सीधा मतलब मैं आपको समझाऊं तो जब हम कच्चा माल होता है उसको थोड़ा सा प्रोसेस करके उससे ज्यादा पैसा कमाते हैं। जैसे जो एप्पल है, उस एप्पल को यदि हम जो है आपका जैम बना ले, एप्पल से क्या बना ले, जैम बना ले, टोमेटो से क्या बना ले, सॉस बना ले या केचप बना ले। ठीक है, तो ये प्रोसेस करने का मेथड है, इनको हम प्रोसेस करके क्या कर रहे हैं, इनमें वैल्यू ऐड कर रहे हैं, और इससे ये क्या हो जाते हैं, महंगे हो जाते हैं, ज्यादा मुनाफा मिलता है। ठीक है, तो ये चीज वैल्यू एडिशन कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पर भी वैल्यू एडिशन ज्यादा होती है। जब हम फ्रूट्स की बात करते हैं तो फ्रूट से कई प्रकार की चीजें बनती है। ठीक है, तो वो कई प्रकार की चीजें वैल्यू एडिशन में काम में आती है और इससे प्रॉफिट
होता है। ठीक है, ये वाली चीजें आपको सारी ध्यान रखनी है, किसमें, इंपोर्टेंस में। और कुछ छोटी मोटी चीजें होगी, ठीक है, वो हम अभी डिस्कस कर लेंगे। आगे स्कोप क्या है, ठीक है, स्कोप की भी हम बात करते हैं। तो फ्रूट्स में आपको बहुत अच्छा स्कोप देखने को मिलेगा। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी वैसे वैसे फ्रूट्स की डिमांड भी बढ़ेगी, और जितनी ज्यादा डिमांड होगी उतना ही ज्यादा आपको क्या देखने को मिलेगा, आपके यहाँ से सप्लाई होगी। ठीक है, जब प्रोडक्शन होगा तो डिमांड के साथ में ही क्या होता है, मूल्यवर्धन होता है। ठीक है, प्राइस बढ़ती है, और प्राइस बढ़ती है तो प्रॉफिट बढ़ता है। तो हम यदि इस प्रकार के बाग लगाते हैं, हॉर्टिकल्चर करते हैं, तो उसमें वहां पर सुनहरा भविष्य देखने को मिलता है। इसके अलावा ये वैल्यू एडिशन वाली चीजों में अच्छा फ्यूचर है। ठीक है, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्सपोर्ट करने में अच्छा फ्यूचर है, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इसके अलावा और बेसिक छोटे मोटे क्या है आपके इंपोर्टेंस नजर आते हैं, स्कोप नजर आते हैं। ठीक है, तो अच्छा फ्यूचर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद में बात करते हैं प्लांटेशन क्रॉप्स की। तो प्लांटेशन क्रॉप्स के लिए भी हम ये कहते हैं कि प्लांटेशन क्रॉप्स का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि इनको हम एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, चाय को और इनको बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। आपने सुना होगा कि भारत की जो है ये हिमालय रीजन में दार्जिलिंग एक जगह है, वहां की चाय बहुत फेमस है। ठीक है, और उसको जीआई टैग भी मिला हुआ है। जीआई टैग का मतलब होता है कि ये जियोग्राफिकल इंडिकेशन है, इसी एरिया में होती है, ये कहीं और नहीं मिलेगी आपको। ठीक है, उस चीज को हम जीआई टैग के रूप में जानते हैं। तो ये जो दार्जिलिंग की चाय है ये बहुत महंगी बिकती है, 2000-3000 रुपए किलो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इस प्रकार की चीजों को हम एक्सपोर्ट करते हैं, बाहर भेजते हैं, और वो चीज हमें क्या करती है, बाहर से पैसा जनरेट करवाती है, बाहर से पैसा हमें मिलता है। ठीक है, तो वो चीज भी आपको प्लांटेशन क्रॉप्स में, तो ये जो वैल्यूज है, ठीक है, ये जो इंपॉर्टेंस है, इसी प्रकार के इंपॉर्टेंस आपके प्लांटेशन क्रॉप्स के भी होते हैं। वहां पर भी आपको क्या देखने को मिलता है, कई प्रकार की चीजें देखने को मिलती है, तो इनका भी आप ध्यान रखोगे। इसके बाद में आ जाता है रूट स्टॉक। अब देखो, इसकी चर्चा हम यहां पर ही करेंगे, रूट स्टॉक की नए सिरे से ही। देखो, जब भी हम रूट स्टॉक लेते हैं तो सीधा सीधा हम एक चीज तो ये ध्यान रखते हैं कि रूट स्टॉक क्लाइमेट के प्रति क्या होता है, अच्छे से वहां पर सूटेबल होता है। जैसे हम बेर की बात करें, ठीक है, तो बेर का हम जो रूट स्टॉक लेते हैं वो वहां की वो जो नॉर्मल झाड़ी होती है ना, जिसको हम झाड़ी बोलते हैं, ठीक है, वो लेते हैं। अब उससे क्या होता है, तो उससे क्योंकि उसकी जड़ें काफी भाई मरुस्थलीय पौधा है तो जड़ें काफी गहराई तक होती है, पोषण वो अच्छे से ले पाता है। ठीक है, तो उससे प्रोडक्शन भी अच्छा मिलता है, और रोगों के प्रति जो है क्या रहता है, उसका रेजिस्टेंस रहता है। तो एक चीज तो ये ध्यान रखना कि जब भी हम रूट स्टॉक लेते हैं तो वो लोकल एरिया का होता है, और रूट स्टॉक लोकल एरिया का होने की वजह से डिजीज रेजिस्टेंस उसमें ज्यादा होती है। ठीक है, मान लो बाहर से आप एक पौधा लेकर आ रहे हो और उस पौधे को किसी नए एरिया में उगा रहे हो, तो वो वहां पर क्या, वहां के रोगों के प्रति अपने आप को बचा नहीं पाएगा, क्योंकि वो वहां नया है, और नए पर अटैक करना आसान होता है किसी भी जो है जीव के लिए, तो पैथोजन भी जल्दी से उस पर अटैक करते हैं। तो बाहर से हम कोई चीज लेकर आते हैं, उसको रोगों से बचाने के लिए हम रूट स्टॉक कौन सा काम में लेते हैं, देसी रूट स्टॉक काम में लेते हैं, जिससे वो रोगों से बच जाता है। पहली बात तो। दूसरी बात, वहां की क्लाइमेट में अच्छे से ढलने के लिए वहां की जड़ तंत्र होना जरूरी है। ठीक है, तो दूसरा ये क्या करता है, स्ट्रेस के प्रति टॉलरेंस होता है। ठीक है, टॉलरेंस टू एबायोटिक स्ट्रेसेज। ठीक है, एबायोटिक स्ट्रेसेज का मतलब हो गया जैसे कि टेम्परेचर हुआ, ठीक है, जैसे कि आपका रेनफॉल हुआ, जैसे कि आपका और बहुत सारी चीजें हैं। रेनफॉल के अलावा और क्या चीज होती है, और बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपके किस में आती है, एबायोटिक स्ट्रेसेज में आती है। उन सब के प्रति क्या है, आपके ये प्लांट अच्छा आसानी से क्या कर पाते हैं, सरवाइव कर पाते हैं, उसको सहन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये रूट स्टॉक का इंपॉर्टेंस होता है दूसरा। इसके बाद में हम ये कहते हैं कि प्रोडक्शन बढ़ता है। ठीक है, प्रोडक्टिविटी क्या बढ़ जाएगी, भाई ज्यादा बढ़ती है तभी तो हम इनको यूज में लेते हैं। तो रूट स्टॉक इसलिए भी यूज में लिए जाते हैं क्योंकि प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। इसके अलावा इनका अधिक गहरा जो है जड़ तंत्र होने की वजह से न्यूट्रिएंट्स का, ठीक है, जो वाटर है उसका एब्जॉर्प्शन सही होता है। ठीक है, वाटर हो गया, न्यूट्रिएंट्स हो गए,
इनका क्या कर पाता है, सही ढंग से इनका एब्जॉर्प्शन हो पाता है, ज्यादा एब्जॉर्प्शन ये कर पाते हैं। ठीक है, तो ये रूट स्टॉक के क्या होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट आपके क्या है, इंपॉर्टेंस है, इनको आप ध्यान रखोगे। ठीक है, पहली बात तो ये है। ठीक है, इसमें रेजिस्टेंस हुआ, टॉलरेंस हुआ, प्रोडक्टिविटी हुई। ठीक है, वाटर और न्यूट्रिएंट्स का अपटेक ज्यादा करते हैं, ये बात हुई। ये कुछ कॉमन चीजें हैं जो आपकी प्रत्येक रूट स्टेक जब हम देखते हैं रूट स्टॉक, ठीक है, उस टाइम पे हम ध्यान रखते हैं इन सब का। ठीक है, तो ये चीज आपको भी ध्यान रखनी है। अब हम कर लेते हैं हमारे जो है एक एक करके इन सब टॉपिक्स की हम बात कर लेते हैं। बेसिक चीजें आपको सारी समझ में आ गई होगी, किसी प्रकार की कोई यहाँ पर दिक्कतें नहीं है। देखो, हॉर्टिकल्चर की बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा हॉर्टिकल्चर के बारे में भी पढ़ लेते हैं। हॉर्टिकल्चर क्या है, तो हम कहते हैं कि फ्रूट्स का, वेजिटेबल्स का, फ्लावर्स का, मेडिसिनल प्लांट का, एरोमेटिक प्लांट्स का, सबका कल्टीवेशन, प्रोडक्शन और मैनेजमेंट जिस शाखा में करते हैं एग्रीकल्चर की में, वो आपके क्या हो जाता है, वो आपके हॉर्टिकल्चर हो जाता है। अगली बात समझ में। दूसरी चीज, हॉर्टिकल्चर आपका क्या है, लैटिन भाषा का शब्द है, जिसमें हॉर्टस जो है वो गार्डन को बताता है और कल्चरा जो है वो कल्टीवेशन को बताता है, यानी कि बगीचे की खेती। क्या बोल सकते हैं कि बगीचे की खेती करना ही क्या है, बगीचे की खेती करना ही क्या कहलाता है, हॉर्टिकल्चर कहलाता है। बात समझ में आई कि नहीं आई। लैटिन भाषा का शब्द कौन सा है, हॉर्टिकल्चर है। इसमें दो शब्द हैं, एक हॉर्टस है और एक कल्चरा है। ठीक है, क्या है, हॉर्टस है और कल्चरा है। जो हॉर्टस शब्द है वो किसको बता रहा है कि सर गार्डन को बताता है, और कल्चरा का मतलब क्या होता है, कल्टीवेशन होता है। इसका मतलब दोनों को मिलाकर हम क्या कह सकते हैं, बगीचे की खेती करना। ठीक है, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, बगीचे की खेती करना। दूसरी चीज है पोमोलॉजी, जो कि इसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम तो इसी ब्रांच का अध्ययन कर रहे हैं। पोमोलॉजी का मतलब होता है जिसमें हम डील्स करते हैं स्टडी एंड कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट क्रॉप। यदि फ्रूट क्रॉप के कल्टीवेशन की बात करते हैं, उसके उत्पादन की बात करते हैं, तो सारा ही क्या होता है, आपके पोमोलॉजी में आता है। पोमोलॉजी के लिए ये कहते हैं कि ये दो शब्द जो है इसमें अलग अलग है, दोनों ही दो लैंग्वेज का शब्द है ये। ठीक है, एक तो आपके लैटिन का भी देखने को मिलेगा और इसमें एक शब्द ग्रीक का भी है। ठीक है, ये पूछा भी जाता है दोस्तों, ये जो है आपके कंपटीशन एग्जाम्स में पूछे भी जाते हैं, इसलिए ध्यान रखना। जो लैटिन वर्ड है ये आपका है पोमम। क्या नाम है इसका, पोमम। ठीक है, और इसका मीनिंग होता है फ्रूट। इसका मीनिंग क्या है दोस्तों, फ्रूट। और दूसरा ग्रीक वर्ड है जिसका अर्थ होता है लोजिया या लोगस। ठीक है, तो जो लोजिया शब्द है, लोगस शब्द है, उसका अर्थ होता है स्टडी करना। क्या होता है, स्टडी करना। तो इस प्रकार से पोमोलॉजी दो लैंग्वेज का शब्द है, एक लैटिन है और दूसरा ग्रीक है। जिनको कंफ्यूजन होता है उनके लिए मैं बता दूं कि जितने भी लोजी वाले शब्द होते हैं या नोमी वाले शब्द होते हैं, वो सारे ही आपके कौन से होते हैं, ग्रीक वर्ड होते हैं। तो यहाँ पर भी जो लोजी शब्द है वो ग्रीक है, तो बाकी बचा हुआ जो लैटिन है। ठीक है, तो पोमोलॉजी कैसा हुआ, जो पोमम शब्द है वो कैसा हुआ, लैटिन शब्द हुआ। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखना। पोमम क्या है, यहाँ पर लैटिन शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है, फ्रूट्स, और लोजिया का मतलब होता है स्टडी, या लोगस का मतलब होता है स्टडी। ये चीज आपके क्या थी, बेसिक चीजें थी जो कि थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करने के लिए हमने पढ़ी है। अब आ जाता है आपका रियल टॉपिक, यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ पर हम ये कहते हैं कि सबसे पहले क्या देखने को मिलेंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रूट्स एंड प्लांटेशन क्रॉप इंडस्ट्री इन इंडिया। ठीक है, यानी कि फ्रूट्स की बात करेंगे, प्लांटेशन क्रॉप्स के इंपॉर्टेंस की बात करेंगे। ठीक है, किसकी बात करेंगे, इंपॉर्टेंस की, और वो भी कहां पर, इंडिया में। ठीक है, तो जो फ्रूट्स होते हैं दोस्तों, वो कई प्रकार के विटामिन्स और मिनरल्स हमें देते हैं। विटामिन्स में सभी प्रकार के विटामिन्स है, जैसे ए हो गया, सी हो गया, ई हो गया, के हो गया। ठीक है, विटामिन ए, सी, ई, के। इसके अलावा मिनरल्स की बात करें तो कैल्शियम अच्छी मात्रा में, पोटेशियम अच्छी मात्रा में, आयरन जैसे कि आपके करौंदा में मिलता है, मैग्नीशियम अच्छी मात्रा में। ठीक है, ये सारे क्या होते हैं, ये सारे आपके फ्रूट से प्राप्त होते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें प्राप्त होती है और अच्छी मात्रा में फाइबर मिलता है। सर ये फाइबर क्या है, तो जैसे मान लो आप एप्पल खा रहे हो, ठीक है, और एप्पल के ऊपर छिलका आता है हल्का सा। ठीक है, अब वो छिलका क्या है, एज ए फाइबर है। ठीक है, कई मूर्ख लोग उसको जो है हटा के फिर खाते हैं, वो बिल्कुल भी सही बात नहीं है। ठीक है, हालांकि उसको धोकर खाना चाहिए क्योंकि उस पर केमिकल्स का इनका जो है स्प्रे होता है, केमिकल्स यूज करते हैं, लेकिन उसको जो है बहुत अच्छे से धो लो,
ठीक है, कपड़े से उसको रगड़ लो, लेकिन उसके छिलके को मत उतारो। छिलका क्या होता है, फाइबर होता है, वो डाइजेशन के लिए बहुत जरूरी होता है। और आजकल हमने हर चीज में से फाइबर हटाना स्टार्ट कर दिया है, जिसकी वजह से कई प्रकार की प्रॉब्लम्स, ये बीपी वाली जो प्रॉब्लम्स है, ठीक है, पेट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है, कब्ज वाली जो प्रॉब्लम्स है, ये क्या होती है आजकल बढ़ रही है। तो कभी भी जो है फाइबर को रिमूव मत किया करो। जो फ्रूट्स हैं उनको नेचुरली जैसे होते हैं वैसे ही खाया करो। जब हम फाइबर को रिमूव करते हैं तो उसकी वजह से फिर प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है। वो मैदा बन जाता है, नॉर्मली हम देखें तो मैदा क्या होता है, उसमें कोई फाइबर नहीं है, ठीक है। तो मैदा में फाइबर नहीं होने की वजह से ही वो आंतों में जाकर चिपक जाता है, ठीक है। उसकी वजह से कई प्रकार के इन्फेक्शन होते हैं। मैदा को हम कच्ची खा ले तो इन्फेक्शन हो जाता है, 2 दिन भूख नहीं लगती है, ऐसी हालत हो जाती है, ठीक है। तो वो क्या होता है, बिना फाइबर वाली चीजें हैं उनसे बचा करो। ये चीजें आप ध्यान रखोगे। फाइबर के अच्छे सोर्स कौन है, तो आपके जो फ्रूट्स है वो फाइबर के अच्छे सोर्स है, जो कि हमारे डाइजेशन के लिए जरूरी है। कैसे जरूरी है, तो थोड़ा सा मैं जो है टॉपिक से हटके बता रहा हूँ। फाइबर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे जो गट होता है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं आंत, तो जो आते हैं उनमें मुख्य रूप से 2 प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं। एक बेनिफिशियल बैक्टीरिया भी होते हैं और एक हमारे लिए हार्मफुल बैक्टीरिया भी होते हैं, ठीक है। तो जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया है उनके लिए जरूरी चीज होती है फाइबर, ठीक है। जब हम फाइबर करते हैं, खाते हैं, तो उनको जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया है उनको खाने को मिलता है, ठीक है, और वो अपनी पॉपुलेशन बढ़ाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम पूरी तरह से बेनिफिशियल बैक्टीरिया को रिमूव कर दे या पूरी तरह से जो आपके हार्मफुल बैक्टीरिया है उनको रिमूव कर दे, दोनों को हम रिमूव नहीं कर सकते। दोनों की संख्या बना के रखना जरूरी है गट में, ठीक है, दोनों की संख्या होना जरूरी है। इसलिए जब हम चीनी खाते हैं या हम इस प्रकार की चीजें खाते हैं जिनमें फाइबर कम होता है, तो वो क्या करते हैं, सीधे जाकर बेड बैक्टीरिया को बढ़ाते हैं, ठीक है। और जैसे ही हम फाइबर वाली चीजें खाते हैं तो वो हमारे क्या करते हैं, वो हमारे गुड बैक्टीरिया की पॉपुलेशन को बढ़ाते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमें दोनों को मेंटेन रख के चलना है। फाइबर का भी जो है इंक्लूड करना है आपके न्यूट्रिशन में, आपकी जो खाना होता है उसमें। स्वस्थ जीवन के लिए हम ये कहते हैं 100 से 150 ग्राम फल खाना चाहिए रोजाना, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रख सकते हो। इकोनॉमिक इंपोर्टेंस की हम बात कर लेते हैं। दूसरा जो इंपॉर्टेंस है वो क्या है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है। इसमें हम ये कहेंगे कि भारत दुनिया में फल और बागवानी फसलों के उत्पादन में अग्रणी है। अग्रणी का मतलब सबसे आगे है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी फल है, जैसे केला हो गया, आम हो गया, ये हम बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं। इसके अलावा कई प्रकार की सब्जियां, जैसे ओनियन हो गया, टोमेटो हो गया, ये हम बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, और इनको हम एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो जब हम एक्सपोर्ट करते हैं, ये फसलें किसानों को अच्छी आय देती हैं, रोजगार के अवसर प्रदान करती हैं, ठीक है। इसके अलावा बागवानी फसलें निर्यात के लिए महत्वपूर्ण है, जिससे विदेशी मुद्रा भी अर्जित होती है। बाहर से हम पैसा कमाते हैं, यूरोप में, जो सऊदी अरब है, मिडिल ईस्ट में, उनमें हम ज्यादा बेचते हैं क्योंकि वहां पर इनका प्रोडक्शन नहीं होता है। अधिकतर जो आप है 90% चीजें जो सऊदी अरब में इनमें मिलती है वो भारत से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, इनसे ही जाती है, क्योंकि यहाँ भी उत्पादन होता है, पास में यही है, तो यहाँ से ही ये चली जाती है, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखोगे। इसके बाद में आ जाता है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। हॉर्टिकल्चरल जो इंडस्ट्री है वो हमें प्रोवाइड करवाती है कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, जैसे कि एक तो एम्प्लॉयमेंट तो देगी ही, ठीक है। तो खेती, फसल प्रबंधन, प्रोसेसिंग, मार्केटिंग और निर्यात, इन सारी चीजों में एम्प्लॉयमेंट की जरूरत होती है। पहले हम खेती करते हैं तो खेती के लिए लेबर चाहिए। दूसरा, हम फसल प्रबंधन करते हैं, मैनेजमेंट के लिए लेबर चाहिए। इसके अलावा प्रोसेसिंग में बाद में हमें क्या चाहिए, काम करने वाले चाहिए। मार्केटिंग में एक अच्छा जो है मार्केटिंग मैनेजर होना चाहिए। इसके अलावा मार्केटिंग के लिए बहुत बंदे हायर करने पड़ते हैं। और निर्यात, यदि एक्सपोर्ट करना है तो उसमें भी, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का काम है, ठीक है। इसके अलावा जो है उन चीजों को रखना और उठाना, ये वाले काम है, ये सारे जो है लेबर इंटेंसिव वर्क्स है, ठीक है। यानी कि इनमें लेबर्स की आवश्यकता होती है, और जहां पर लेबर्स की आवश्यकता है वहां पर एम्प्लॉयमेंट ऑटोमेटिक जनरेट हो जाता है। तो जो आपका एम्प्लॉयमेंट है वो अच्छा जनरेट होता है किसमें, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में। इंडस्ट्रियल इंपोर्टेंस है, जैसे कि आपका जूस हो गया, जेली हो गया, इसके अलावा जेम हो गए, पिकल्स हो गए जिनको हम अचार कहते हैं, ड्राई फ्रूट्स हो गए, इन ये सब कहाँ बनते हैं, ये जाकर इंडस्ट्रीज में बनते हैं, ठीक है। इनको हम जो है फैक्ट्रियों में बनाते हैं, तो वहां पर इसके साथ में टी, कॉफी, कोकोआ, स्पाइसेज, ये सब क्या होते हैं, ये सब आपके जो है
फैक्ट्रियों में जाकर इनमें प्रोसेसिंग होती है और नए उत्पाद के तौर पे निकलते हैं, बनते हैं। तो वहाँ जो फैक्ट्रियां हैं उनके कच्चे माल के तौर पे हॉर्टिकल्चर प्रोवाइड करवा रही है। यदि फ्रूट्स पैदा नहीं होंगे, वेजिटेबल्स पैदा नहीं होंगी, तो वो जो इंडस्ट्री है वो नहीं चलेगी। ठीक है, तो उसके लिए क्या है, ये होना जरूरी है। फलों और बागवानी फसलों में जूस, जैम, जेली, अचार, इन सब की हम बातें कर चुके हैं। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का एक बड़ा हिस्सा क्या क्या करता है, बागवानी में आपको देखने को मिलेगा, बागवानी पर निर्भर है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंस ये भी है कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए, किसके लिए दोस्तों, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए। अब देखो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का मतलब यह है कि लंबे समय तक टिकाऊ तरीके से एग्रीकल्चर करना। ठीक है, पर्यावरण को भी बचाना है, मिट्टी को भी बचाना है, प्रोडक्शन भी मेंटेन रखना है और लंबे समय तक खेती करनी है। ठीक है, ये सारी जो टर्मिनोलॉजी है, ये जो सारी चीजें हैं, ये हम एक साथ लेकर क्या करते हैं, खेती करते हैं। ठीक है, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। मिट्टी संरक्षण में ये मदद करते हैं, कार्बन अवशोषण में मदद करते हैं, जिससे लंबे समय तक हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहता है। बागवानी फसलें सूखा प्रतिरोधी होती है, कम जल में भी अच्छा उत्पादन देती है, इसलिए ये अच्छी फसलें मानी जाती है। इस स्कोप में हम ये कहते हैं कि प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट का पोटेंशियल है। एक तो हम अच्छा उत्पादन कर सकते हैं और उस उत्पादन को हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, जो बाहर के देश है उनमें पहुंचा सकते हैं। जैसे आम, केला, संतरा, अंगूर, अनार, पपीता जैसे फसलों को अंतर्राष्ट्रीय मांग बहुत अधिक है, इनको हम कहाँ पहुंचा सकते हैं, इंटरनेशनली बाहर के देशों में पहुंचा सकते हैं, वहां पर इनकी काफी ज्यादा जो है वैल्यू होती है। चाय हो गई, कॉफी हो गई, मसाले हो गए, और मसालों के तो लोग दीवाने हैं। भारत के जो मसाले हैं उनके तो लोग दीवाने हैं, और मुख्य रूप से यूरोप। ठीक है, यूरोप की यदि हम बात करें, यूरोप में सारे आ गए, ये जो ब्रिटेन वाला, जो ये यूके है, ठीक है, जर्मनी है, इसके अलावा और बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, कनाडा वनाडा, ये जो सारे देश हैं ये आपके किस में आ गए, यूरोप में आ गए। और यूरोप वालों को मसाले मिलते ही नहीं हैं, क्योंकि मसाले मुख्य रूप से वहां पर होते हैं जहां पर ट्रॉपिकल क्लाइमेट होती है, जैसा कि हम आम की बात कर रहे थे। ठीक है, तो उसी प्रकार मसाले भी वहां पर काली मिर्च हो गई, इलायची हो गई, मिर्च हो गई, नॉर्मल मिर्च है जो हो गई, इसके अलावा जो टर्मेरिक होती है जिसको हम हल्दी कहते हैं, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हमारे यहाँ ही होती है, और यूरोप में इनका जो है यूज नहीं होता है, या मान लो वो बहुत महंगे बिकते हैं। यूरोप वाले मिर्चियां खाते ही नहीं है वो। ठीक है, वो आलू को ऐसे ही भून के खा लेते हैं, फ्राई करके खा लेते हैं। ठीक है, वो मिर्ची बहुत कम जानते हैं, अब जानने लगे होंगे, लेकिन पहले के टाइम पे, क्योंकि ट्रेड स्टार्ट किससे हुआ था भारत में, भारत का और यूरोप का जो ट्रेड है वो मुख्य रूप से स्टार्ट ही इसीलिए हुआ था क्योंकि उनको मसाले चाहिए थे। ठीक है, और वो यहाँ से मसाले लेकर जाते थे, तभी तो हम कहते थे कि भारत सोने की चिड़िया है। वो क्यों थी, क्योंकि बाहर से सोना आता था और यहाँ से क्या होता था, यहाँ से काली मिर्च जाया करती थी, या यहाँ से इलायची और मसाले जो है वो जाया करते थे। ठीक है, इतनी वैल्यू थी उस टाइम पे मसालों की। ठीक है, तो वो बाहर वहां पहुंचाए जाते थे, वहां से सोने के रूप में जो है हम मुद्रा एक लिया करते थे। पहले हम धन, भारत के लोग धन एक ही चीज को मानते थे, पहले सोने को, सोना या चांदी को ही माना करते थे पहले। यदि हम पहले बात करें, जब जो है अंग्रेज नहीं आए थे, उससे पहले की हम बात करें, तो हमारे यहाँ पर एक ही मुद्रा हुआ करती थी, सोना। ठीक है, सोना दो चीजें लो, इस प्रकार का नेचर था। तभी तो हम जो है इतने, अभी भी देख लो आप, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो सोना है वो भारतीय महिलाओं के पास है। ठीक है, भारत की जो महिलाएं हैं वो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा सोना लेकर बैठी है। ठीक है, वो चाहे तो देश का जो कर्ज है वो सारा एक दिन में उतार दे, इतनी कैपेसिटी है, और कई देशों को तो खरीद ले, इतना सोना है भारत के पास। ठीक है, तो ये चीज है, ये पावर है भारत की महिलाओं की। आई बात समझ में? तो ऐसे वैसे मत समझा करो भाई, बहुत ही तगड़ी चीज है ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो मसाले तो हम यहाँ से खूब एक्सपोर्ट करते हैं, अभी भी हो रहे हैं, और पहले जो ट्रेड हुआ करता था वो मुख्य रूप से मसालों के लिए ही हुआ करता था। और कहीं ना कहीं जो हम ये कहते हैं ना कि भारत की खोज हुई थी, ठीक है, वो मैं नाम भूल रहा हूँ अभी। ठीक है, जो खोज हुई थी सबसे पहले कि हाँ, वास्को ड गामा, ठीक है, वो आए थे, तो वो कहीं ना कहीं उन्हीं के लिए आए थे, मसालों के लिए ही। ठीक है, मसाले मिलने पर ही भाई हाँ भारत की खोज हो गई, भारत तो पहले से ही था। ऐसा थोड़ी है कि वहां पर तभी आया था भारत करोड़ों सालों से है, लेकिन वो उन्होंने खोजा था कि यूरोप से जो है भारत आने का जो रास्ता है वो मैंने खोज लिया है, बस वो रास्ता खोजा था उन्होंने, बाकी और कुछ नहीं था। ठीक है, वो चीज है, इस पर चर्चा फिर कभी और दिन करेंगे।
इसके अलावा हम ये कहते हैं कि भारत में जो है इन चीजों को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट भी क्या देती है, सब्सिडी देती है, एमएसपी देती है, ठीक है। इनसे क्या होता है कि किसी भी प्रकार से हम जो है हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स को बढ़ा सके। इसके बाद में आ जाता है प्रोसेसिंग एंड वैल्यू एडिशन। इसके लिए मैंने कहा ही था आपको, जब हम चीजों को क्या करते हैं, थोड़ी सी प्रोसेस कर लेते हैं तो उनकी वैल्यू ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। जैसे टोमेटो है, टोमेटो अभी वाला जो सीजन है उसमें टोमेटो काफी सस्ता हो जाता है, 10 रुपए 15 रुपए किलो बिकना लग जाता है, ठीक है। तो इस सीजन में यदि हम टोमेटो से सॉस बनाते हैं, केचप बनाते हैं, तो उसको हम कभी भी बेचे, चाहे ऑफ सीजन ऑन सीजन, वो 120 रुपए किलो, 150 रुपए किलो इस प्रकार से बिकता है। इसका मतलब वैल्यू ऐड हो गई और 10 गुना 20 गुना हम उसकी प्राइस बढ़ा चुके हैं, ठीक है। तो ये कैसे हुआ, ये आपके इस प्रोसेसिंग से ही होता है। प्रोसेसिंग करके हम वैल्यू ऐड कर लेते हैं। वैल्यू ऐड करने का मतलब है पैसा ऐड हो गया, वो उसकी वैल्यू बढ़ गई, उसमें पैसा क्या हो गया, ऑटोमेटिक ही बढ़ गया। वो चीज देखने को मिलती है। कोल्ड स्टोरेज, लॉजिस्टिक, ये सारी चीजें वही होती है। एम्प्लॉयमेंट की अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मैंने कहा था हर प्रकार की चीजों में एम्प्लॉयमेंट की आवश्यकता होती है, लेबर्स की यहाँ पर आवश्यकता होती है, तो यहाँ पर वो चीज भी अच्छी देखने को मिलती है। क्लाइमेट एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांस। इसके अलावा क्लाइमेट से संबंधित जो चीजें हैं, टेक्नोलॉजी से संबंधित जो चीजें हैं, वो भी भारत में अभी एडवांस हो रही है, ठीक है। जैसे क्लाइमेट को समझना कि किस प्रकार का जो है इस बार मौसम रहेगा। इसके अलावा टिश्यू कल्चर हुआ, और जो जीन ट्रांसफर की जो टेक्नोलॉजीज है वो अभी धीरे धीरे बढ़ रही है, तो वहां पर भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है, ठीक है। ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी किसमें, इस इंपॉर्टेंस के रूप में या स्कोप के रूप में। अब बात कर लेते हैं रूट स्टॉक की। रूट स्टॉक के लिए हम ये कह रहे थे कि एक तो रूट स्टॉक की खास बात यह है कि ये पेस्ट एंड डिजीज के प्रति रेजिस्टेंस होता है। क्यों होता है, मैंने बताया था, रूट स्टॉक हमेशा लोकल एरिया का होता है, और लोकल एरिया वाला आदमी आसपास की चीजों को जानता है, ठीक है। उसको पता है कि कौन सा रोगजनक है जो मुझे इन्फेक्टेड कर सकता है, मुझे प्रभावित कर सकता है, इसलिए वो उनसे बच के चलता है, या पहले ही क्या करता है, अपने जो है चारों ओर एक प्रोटेक्शन लेयर रखता है, ठीक है, जिससे रोग और इंसेक्ट नहीं होते हैं। तो उसका यदि हम यूज करते हैं तो उस पे जो है आपके ज्यादा प्रोडक्शन मिलेगा, रोग वोग नहीं होते हैं। तो ये चीज ध्यान रखना है। इसके बाद में टॉलरेंस ऑफ एनवायरमेंट स्ट्रेसेस, जितने भी चाहे ड्रोट हो, सैलिनिटी हो, कोल्ड जो टॉलरेंस हो, ये सारे लोकल जो आदमी है वो अच्छे से सहन कर पाता है। जैसे बाहर से मान लो यूरोप से यहाँ पर लोग आते हैं तो उनको गर्मी बहुत ज्यादा लगेगी, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है वो बर्फ में रहने वाले लोग हैं। यहाँ पर आएंगे, ये बिल्कुल हमारे जो है गर्मी वाला एरिया है, राजस्थान में आ जाएंगे तो वो जल जाएंगे। तभी तो सर्दियों में आते हैं, गर्मियों में तो बहुत कम आते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार का जो डेजर्ट है उसमें आ जाएंगे तो वो सहन नहीं कर पाएंगे। यदि डेजर्ट का कोई आदमी है तो वो उसको आसानी से सहन कर पाता है। तो वही बात है कि यदि हम जो रूट स्टॉक लेते हैं वो लोकल एरिया का लेते हैं, तो वहां पर क्या होता है, वहां पर वो उसको अच्छे से सहन कर पाता है सभी स्ट्रेसेस को। कंट्रोल ओवर प्लांट साइज एंड ग्रोथ। कभी कभी क्या होता है, कुछ वेराइटी ज्यादा ग्रोथ करती है, ठीक है, और उनमें जो है साइज बहुत बढ़ जाती है लेकिन प्रोडक्शन कम रहता है। हम चाहते हैं कि वो छोटे ही रहे लेकिन उनका प्रोडक्शन क्या हो, ज्यादा हो। तो इस प्रकार के लिए हम क्या करते हैं, पौधे की जो रूट स्टॉक है वो पौधे की वृद्धि, ऊंचाई और शाखाओं के आकार को नियंत्रित करते हैं, जिससे ये विभिन्न कृषि प्रणालियों के लिए उपयुक्त बन जाते हैं। जैसे कि आपका ड्वार्फिंग रूट स्टॉक है, जैसे कि M9 M26, ये क्या होते हैं, डेंसिटी के लिए किसमें, सेब में उगाए जाते हैं, ठीक है, ये ध्यान रख सकते हो। यील्ड और क्वालिटी भी इंक्रीज होती है, ठीक है। जब हम रूट स्टॉक लेते हैं तो वो लोकल एरिया का या अच्छा रूट स्टॉक होता है, उसकी वजह से न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करवाता है। तो न्यूट्रिएंट प्रोवाइड होंगे तो अच्छी मात्रा में यील्ड मिलेगी, अच्छी क्वालिटी की यील्ड मिलेगी, दोनों चीजें देखने को मिलती है। अर्ली फ्रूटिंग एंड यूनिफॉर्म मेच्योरिटी देखने को मिलती है, ठीक है। कुछ रूट स्टॉक ऐसे होते हैं जिनमें जल्दी फ्रूटिंग हो जाती है, ठीक है, या कुछ रूट स्टॉक ऐसे होते हैं जिनमें क्या होता है, जिनमें आपके अर्ली मेच्योरिटी देखने को मिलती है, जल्दी से वो क्या हो जाते हैं, मेच्योर हो जाते हैं, ठीक है। तो जल्दी मेच्योर होंगे, बाजार में जल्दी जाएंगे तो अच्छे से क्या मिलेगा उनको, वहां का वैल्यू मिलेगी, यानी कि भाव अच्छे मिलेंगे, ये कह सकते हैं। अडेप्टेबिलिटी ऑफ डिफरेंट सॉइल, अलग अलग प्रकार की सॉइल, चाहे रेतीली हो, लवणीय हो, सारीय हो, तो यदि रूट स्टॉक अच्छा होगा, उसी एरिया का होगा, तो उस मिट्टी को सहन कर पाएगा, उस मिट्टी की जो वो है कंडीशन है उसको अच्छे से अडाप्ट कर पाएगा। तो उस पर कोई सा भी पौधा हम लगा दे वो अच्छे से वो है जो सर्वाइव कर जाएगा। तो ये भी एक फायदा होता है रूट स्टॉक का, ठीक है।
इसके अलावा कुछ और चीजें हैं, कंपेटिबल विद साइन एंड वेराइटी, अलग अलग वेराइटी के साथ हम क्या कर सकते हैं, इसको बेहतर संयोग के साथ जो है सुनिश्चित कर सकते हैं। इसका लाइफ स्पेम और जो लॉन्जिविटी है वो भी क्या होती है, बढ़ जाता है, लंबे समय तक ये फ्रूट दे पाता है। ठीक है, इस प्रकार का जो रूट स्टॉक है, ये सारे फायदे होते हैं किसके, आपके रूट स्टॉक के। ठीक है, तो यहाँ पर जो है सारी चीजें क्लियर हो जाती है आपके इस चैप्टर की। क्या क्या देखा हमने, वो सारी चीजें देख ली जो कि इंपॉर्टेंट होती है, जैसे कि फ्रूट्स का इंपॉर्टेंस, इसके साथ में हमने फ्रूट्स के जो आने वाला जो स्कोप है उसकी हमने बात की, और जो रूट स्टॉक है उसके इंपॉर्टेंस की हमने बात की। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।